विद्यार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पेपर का जो टाइटल है वो है BSc सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन ईयर 2023 फाउंडेशन कोर्स का पेपर है। पेपर फर्स्ट है। पेपर का टाइटल है लैंग्वेज एंड कल्चर यानी भाषा और संस्कृति, और आगे दिया हुआ इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन। सातवें पेपर विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन का पेपर है। और यह जो पेपर है कितनी तारीख को हुआ है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह पेपर हुआ है 28 तारीख को, यानी कि मैं कहूं तो 28 जून 2023 को पेपर हुआ है। अब इस पेपर का सॉल्यूशन हम 1 बाय 1 देखते हैं। चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। साथियों, आपको स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पार्ट ए में भाषा और संस्कृति में प्रश्न पहला दिया हुआ श्रीमद् भागवत के अनुसार सबसे बड़ा योग कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर बी कर्म योग। प्रश्न क्रमांक 2 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि कर्म योग में अन्य अर्थ है तो कर्मठता। तीसरा प्रश्न है गीता के अनुसार वास्तविक रूप से कर्मयोगी कौन हो सकता है, तो आत्मज्ञानी। प्रश्न क्रमांक 4 निराला का जन्म कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है 1899 में। कहाँ हुआ था, तो 21/2/1899 को मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। आगे चलते साथियों प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है निराला किस बात के प्रमुख कवि हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छायावाद। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 6 निराला की समय अवधि मानी जाती है तो उनको आधुनिक काल का कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 निराला की प्रसिद्ध रचना नहीं है, तो निराला की प्रसिद्ध रचना जो है वो सरोजी स्मृति उनकी रचना है, कुकुरमुत्ता उनकी रचना है और जूही की कली उनकी रचना है। तो उर्वशी निराला की रचना नहीं है। तो किसकी है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। प्रश्न क्रमांक 8 अमरकांत का मूल नाम क्या है, तो अमरकांत का मूल नाम है श्री राम वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 आपको स्क्रीन पर अब दिखाई दे रहा है। 9 में लिखा हुआ है कि जिंदगी और जोक कहानी के लेखक है तो अमरकांत। प्रश्न क्रमांक 10 दोपहर का भोजन कहानी का प्रमुख पात्र है सिद्धेश्वरी। प्रश्न क्रमांक 11 सिद्धेश्वरी के सबसे छोटे बेटे की उम्र कितनी है, तो 6 वर्ष और उसका नाम क्या है, प्रमोद। प्रश्न क्रमांक 12 मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की मुक्ति होती है, किस कवि ने यह लाइन कही थी, तो ये लाइन निराला ने कही थी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लाइन कही थी। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 13 जागो फिर एक बार कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है, तो यहाँ पर एक गौरव गाथा का वर्णन करना चाहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर दिया हुआ है जागो फिर एक बार कविता कब प्रकाशित हुई, तो ये हुई साथियों 1930 में। यहाँ चारों ऑप्शन में से एक भी 1930 नहीं दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर इसका 1930 यानी 1930 हो जाएगा। तो यदि यूनिवर्सिटी वाले इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मानेंगे तो वो 1929 मान लेंगे, पर करेक्ट एग्जैक्ट आंसर 1930। यदि यूनिवर्सिटी वाले मानेंगे तो 1929 मान सकते हैं एक बार। जागो फिर यानी बी ऑप्शन मान सकते हैं। जागो फिर एक बार कविता में बादल किसका प्रतीक है, तो यहाँ पर बादल जो है वो क्रांति और विद्रोह का प्रतीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16 महादेव वर्मा का जन्म कब हुआ, तो महादेव वर्मा का जन्म सन 1907 में हुआ, यानी तारीख कितनी थी, तो 26 मार्च 1907 में उनका जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 महादेव वर्मा का उपन्यास क्या है, तो आधुनिक युग महादेव वर्मा का उपनाम क्या है, तो महादेव वर्मा का उपनाम है आधुनिक युग की मीरा। तो महादेव वर्मा का उपनाम क्या हो गया, आधुनिक युग की उनको मीरा कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 17। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पर आपको आ गया है। प्रश्न क्रमांक 18 महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संकलन क्या है, तो उसका नाम है निहार, बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 19 महादेव वर्मा का जन्म कहाँ हुआ है, तो फारुखाबाद में हुआ है। प्रश्न क्रमांक 20 सांध्य गीत का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1936। प्रश्न क्रमांक 21 गिल्लू किसका नाम है, तो गिल्लू गिलहरी का नाम है। प्रश्न क्रमांक 22 गिल्लू किस संस्मरण में संकलित हैं, तो साथियों इसका आंसर भी संस्मरण ही होगा, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, संस्मरण। प्रश्न क्रमांक 23 हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, तो 19 अगस्त 1907 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म स्थान क्या है, तो बलिया। यहाँ पर कहीं भी आपको बलिया ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा,
तो वो करेक्ट आंसर यदि माना गया यूनिवर्सिटी वाले तो बरेली को मान सकते हैं। किसको मान सकते हैं? बी ऑप्शन बरेली को मान सकते हैं, पर करेक्ट आंसर तो है बलिया। बी ऑप्शन इस यूनिवर्सिटी वाले सॉरी साथियों मान सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 25, नाखून क्यों बढ़ते हैं किसकी रचना है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। प्रश्न क्रमांक 26, नाखून क्यों बढ़ते हैं कौन सी विधा है? तो ये एक ललित निबंध है। कौन सा साथियों? ललित निबंध। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 27 में दिया नाखून को अष्ट के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? तो ये पूर्णतः तर्क संगत है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 20, शिल्प कला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हस्तकला या मूर्तिकला के नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 29, छिपा शिल्पकला मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में काफ़ी प्रचलित है? तो ये उज्जैन में प्रचलित है, और उज्जैन में भी किस स्थान पर? भैरवगढ़ में प्रसिद्ध है। उज्जैन के भी भैरवगढ़ नामक जगह की प्रसिद्ध है क्या? छिपा शिल्पकला। प्रश्न क्रमांक 30, टेराकोटा शिल्प मध्य प्रदेश के किन जनजातियों की बनाए जाने वाली प्रमुख कला है? तो ये भिल जनजाति के द्वारा बनाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 31, अवंती महाजनपद मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आता है। तो अवंती मतलब उज्जैन का पुराना नाम क्या है? अवंती प्रदेश, तो उज्जैन। प्रश्न क्रमांक 32, मालवा की लोकप्रिय लोक कला कौन सी है? तो संज्ञा। क्या है? संध्या, संज्ञा बोलते हैं उसको, संज्ञा, संज्ञा नाम दिया गया, संज्ञा। प्रश्न क्रमांक 33, मालवा का प्रसिद्ध लोक गायन कौन सा है? तो निर्गुणी गायन। मटकी कहाँ का लोक नृत्य है? तो मालवी है मटकी, मालवा का लोक नृत्य है। संत सिंगाजी किस लोक भाषा के संत कवि थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निमाड़। क्या साथियों? निमाड़, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 36, जगनिक किस लोक भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो बुंदेली। किसके साथियों? बुंदेली। प्रश्न क्रमांक 37, मध्य प्रदेश के निमाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो कोठी। प्रश्न क्रमांक 38, मालवा का प्रसिद्ध लोकप्रिय लोक नाटक कौन सा है? तो माच। नेक्स्ट, अकबर के दरबार के संगीतज्ञ थे कौन? तानसेन। आगे चलते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? तो आप लोग अच्छे से जानते हो, 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट 41, दशानन में कौन सा समास है? तो आप लोग अच्छे से जानते हो, बहुब्रीहि समास होता है। दश है आनंद जिसके। बहुब्रीहि समाज का उदाहरण क्या है? तो दशानन, पंचानन, गजानन, दशमुख सभी उसके उदाहरण हैं। तो 42 का डी हो जाएगा सभी। 43, चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो चार जिसकी भुजाएं हैं, तो द्विगु और बहुब्रीहि दोनों समास इसके अंदर काउंट किए गए। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, चतुर्भुज में द्विगु और बहुब्रीहि दोनों काउंट होते हैं। 44 की बात कर रहे हैं, ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आवश्यकता से अल्प सामग्री होना। प्रश्न क्रमांक 45, संस्कृति के प्रकार कितने हैं? तो संस्कृति के साथियों 2 प्रकार है, एक भौतिक संस्कृति और एक अभौतिक संस्कृति। 46, उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक उद्योग। नेक्स्ट, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। प्रश्न क्रमांक 48, देशज शब्द क्या है? तो यहाँ पर इन चारों में से दरवाजा एक देशज शब्द है। 49, परिभाषित शब्द कहा जाता है किसे? तकनीकी शब्दों को परिभाषित शब्द कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 50, भाषा के रूप कितने हैं? तो 3 रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो ये तो आपकी हिंदी लैंग्वेज के 50 प्रश्न हैं। साथियों, हमने कोशिश करी है कि आपको 100 ही प्रश्न के एग्जैक्ट आंसर आप तक पहुँचे, पर हमने जिन एक्सपर्ट से इन आंसर को बनवाया है, हो सकता है वहाँ बनवाने में या उनको छटवाने में या उनको सेलेक्ट करने में कोई त्रुटि हो गई हो। तो ये हम ये कह सकते हैं कि 100 में से लगभग 95 क्वेश्चन तो बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, मतलब 95 से मोर देनी होंगे, ज़्यादा ही होंगे। अब चलते साथियों हम लोग पार्ट बी यानी इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन की तरफ। पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, द कलर ऑफ द डैफोडिल्स इज़। तो डैफोडिल्स का जो कलर था वो क्या था? येलो। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 52, विलियम वर्डवर्थ वाज अ ग्रेट पोइट। किसके थे? नेचर के ऊपर पोइम लिखते थे वो। हु वेंटेड लाइक अ लवली क्लाउड। तो इसका करेक्ट आंसर है डैफोडिल्स। क्वेश्चन नंबर 54, विच वेल्थ इज रिफर्ड टू बाय द पोइट। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, हैप्पी मेमोरीज ऑफ द डैफोडिल्स। क्वेश्चन नंबर 55, हु इज ऑथर ऑफ द पोएम द बेंगल सेलर। तो बेंगल सेलर पोएम किसने लिखी है? तो सरोजनी नायडू ने लिखी है।
नेक्स्ट है जिनको भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा साथियों, भारत कोकिला। 56 सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट, 56 का ए। नेक्स्ट है 57 द पोएम द बेंगल सेलर्स प्रेजेंट, किसको प्रेजेंट कर रही है, तो वो 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। इसको सेलिब्रेशन को प्रेजेंट कर रही है ना, नायडूज पोइट एबिलिटी को प्रेजेंट कर रही है, तो ऑल ऑफ द अबाउ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 ग्रीन बेंगल्स रिसेंबलिंग्स न्यू बॉर्न लीव्स रिप्रेजेंट द, तो फ्रेशनेस एंड ब्यूटी। क्वेश्चन नंबर 59 हु said this word, the people of nations have the power to realize their dream of a truly good life, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। आपको प्रश्न क्रमांक 60 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब ये प्रश्न जो आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को आप रीड करिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, और इसका ऑप्शन, इसका जो आंसर है चारों में से जो भी है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 3 से 4 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा ताकि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। 61 हु वॉज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो कौन थे वो, 11वें राष्ट्रपति थे, ध्यान रखिएगा 11वें राष्ट्रपति, बी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम, मतलब इन चारों में से कौन सी बुक एपीजे अब्दुल कलाम ने नहीं लिखी, तो उसका नाम है हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। ये किसकी किताब है, तो विद्याधर सूरज प्रसाद नेपाल की बुक है ये साथियों, विद्याधर सूरज प्रसाद नेपाल की किताब है। तो ये किताब एपीजे अब्दुल कलाम ने नहीं लिखी है, बाकी तीनों जो किताबें एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी हैं। नेक्स्ट है वॉयलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका आंधी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 64 What does Lenchos call the पोस्ट ऑफिस पीपल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंच, ये आपको आंसर दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 65 हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज, मतलब पोस्ट मास्टर ने कितनी जो है मनी वो अरेंज करी थी, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 70। नेक्स्ट है व्हाट डिड लिंचो होप फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर 66 का ए, अ गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप्स। 67 इन व्हाट कंट्री इज गुड सी द ट्रूथ बट वेट सेट, तो 67 का करेक्ट आंसर डी रशिया। 68 का करेक्ट आंसर साथियों यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है 68 का सी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। हाउ डिड प्रश्न दिया हुआ 69, करेक्ट आंसर हो जाएगा एज अ बेड वुमेन, ओमेन, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। प्रश्न क्रमांक 70 व्हाट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डज एक्सयूनाओ यूज टू ट्रेवल, तो हॉर्स ड्रॉन कैरेज, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब इसके बाद एक अंसिम पैसेज दिया हुआ है जो मैं धीरे धीरे स्क्रीन पर आपको बता रहा हूँ, आप इसको एक बार स्क्रीन को रोककर पढ़ लीजिएगा पूरा अंसिम पैसेज। उसके बाद हम उससे सीधे आंसरों की तरफ चलेंगे, क्योंकि यदि पूरा अंसिम पैसेज में पढ़ता हूँ तो उस वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। प्रश्न क्रमांक 71 आपको दिखाई दे रहा है, वाई डीड लिंकॉन्स अनएबल टू, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ 71, अनएबल टू गो टू स्कूल ऑन मेनी डेज, तो करेक्ट आंसर ए, बिकॉज ही हैड टू हेल्प हिज फादर इन द फील्ड। साथियों याद रखिएगा कि इस पूरे प्रश्न पत्र में से 100 में से आपको पास होने के लिए चाहिए 35 मार्क्स, 35 नंबर, तभी जाके आप पास हो सकते हो। हिंदी में चाहिए 17 और इंग्लिश में चाहिए आपको 18 नंबर, याद रखिएगा। 72 व्हाट डिड ही डू इन द नाइट, तो 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ही यूज्ड टू प्रैक्टिस रीडिंग्स। क्वेश्चन नंबर 73 दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, हाउ डिड ही टीच हिमसेल्फ अ ग्रेट मैनी थिंग्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाय रीडिंग ऑल द बुक, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, बाय रीडिंग ऑल द बुक ही गॉट ही होल्ड ऑफ। प्रश्न क्रमांक 74 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा 75। इस 75 का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि व्हाट हैपन टू द बुक। 76 जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ओपन आर्म
इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मतलब खुली बाहें, खुली भुजाएं। तो इसको हम लेते हैं दिल से, यानी वार्मली। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 77, चूज़ द मिस स्प्लिट वर्ड, मतलब आपको यहाँ पे गलत स्पेलिंग छांटना है। तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ये डी गलत स्पेलिंग छपी हुई है, बाकी ये सब मैंने ऑप्शन भी इसके करेक्ट हिंदी दे दिए, इन तीनों स्पेलिंग सही हैं। 78 दिया हुआ है क्वेश्चन। 78 में दिया हुआ री राइट आई हैव रिस्क टेकन सेविंग हर इन ग्रेट। तो इसको आपको री राइट करना है। तो आई टेकन हैव अ ग्रेट रिस्क इन सेविंग हर्स। तो ये 78 का ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 79, वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ गॉन टू कैनेडा, फाइंड द एरर। तो यहाँ पर जो फ्रेंड लिखा हुआ है, इस फ्रेंड में एस लाना चाहिए, तो एस नहीं दिया हुआ इसने। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ ना, इसमें क्या यहाँ पर एस आना चाहिए था, एस नहीं दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वन ऑफ माई फ्रेंड, ये एरर है इसके अंदर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आना था, क्या आना था? फ्रेंड्स। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 80, हु मे हैव स्कूप और यू मे प्रिफर, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81, अब ये प्रश्न भी आप पढ़िएगा, कंजक्शन है, और इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कुछ मेहनत आपको भी करना है मेरे साथ में। विच पार्ट ऑफ द लेटर कंसिस्ट ऑफ द रिटन एड्रेस? तो ये हो जाएगा द हेडिंग। 83, द मीनिंग ऑफ सीसी? तो कार्बन कॉपी। अ फॉर्मल लेटर शुड हैव द डिस्क्राइब्ड इफेक्ट ऑन द रिसिपेंट्स। तो यहाँ पर चार ऑप्शन इसके करेक्ट है, पढ़ लीजिएगा इसको वीडियो को रोककर, क्योंकि मैं एक एक ऑप्शन को पढ़ूंगा और समझाऊंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए। प्रश्न क्रमांक 85, व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू राइट द सब्सक्रिप्शन इन द फॉर्मल लेटर? तो यूअर्स ट्रूली। 86 क्वेश्चन जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, सी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट है 87 की तरफ आ रहा हूँ मैं अब। लैंग्वेज ऑफ द नोटिस शुड बी, तो क्या होना चाहिए? नोटिस की लैंग्वेज सिंपल एंड फॉर्मल होना चाहिए। 88, नोटिस इज द, नोटिस किसका टाइप है? तो नोटिस एक लेटर का प्रकार है। आपको किसी भी प्रकार का किसी विभाग के द्वारा नोटिस मिलता है तो एक लेटर का प्रकार है, पत्र का प्रकार है। व्हाट इज एडवर्टाइजिंग? एडवर्टाइजिंग क्या है? तो पब्लिसिटी है, सेल्स प्रमोशन है, पेड इन्फॉर्मेशन है। तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, एडवर्टाइजिंग इज अफेक्ट बाय फोर्स? तो यहाँ पर इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। 91, कुड फ्लॉट हिल्स एंड वैली? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा OVER, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 स्क्रीन पर आ गया है। हर हेयर इज़ ब्लैक एज, मतलब हम ये कहेंगे ना, उसकी जुल्फें या उसके बाल किसके समान काले हैं? तो रात के समान काले हैं, तो नाइट आएगा। जैसे कोल भी हो सकता है, ध्यान रखना, कोयला भी हो सकता है, पर रात्रि जब बालों की बात होती है तो क्या बोलते हैं? उसके बाल किसके जैसे रात्रि के समान काले हैं, तो नाइट ऑप्शन आएगा इसका। 93, एक फोनेटिक सिंबल दिया हुआ है, ये बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में सर्च करके ढूंढ के, क्या है? चारों में से एक ऑप्शन। 94, ये भी मैं छोड़ रहा हूँ, ये भी आप बताइएगा। 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फोनेटिक साउंड। 96 का करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन। आगे चलते 97 का बी करेक्ट आंसर आपको बी दिखेगा। क्वेश्चन आप रीड आउट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 98 मैं छोड़ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, पढ़ लीजिएगा, समझिएगा। 99 यहाँ पर आ जाएगा हर सेल्फ, और 100 वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वी मीट, इसमें आ जाएगा 8, जो फिलिंग दिया है उसमें 8 वर्ड आ जाएगा, एट द रेलवे स्टेशन। तो साथियों ये था आपके फाउंडेशन कोर्स जो सेकेंड ईयर यानी कि द्वितीय वर्ष का जो पेपर है BSc का, विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन का फाउंडेशन कोर्स का पेपर है। ये पेपर जो भी मैंने आपको बताया है 28 जून 2023 को हुआ है, उसका सॉल्यूशन हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर देखा। साथियों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, और यदि आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।